नहीं ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में। बच्चे ने भी हेलो प्रणाम। प्रणाम बोलो तुम। प्रणाम गुरुजी, एकदम बढ़िया। खूब खुश रहो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ लिया था वहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर एक बार प्लाज्माटॉमी समझाइए ना। प्लाज्माटॉमी वर्ड का मीनिंग समझो। प्लाज्मा वर्ड का मतलब साइटोप्लाज्म और टॉमी वर्ड का मतलब होता है कट होना। तो यदि कोई ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें पहले साइटोप्लाज्म कट हो जाए और न्यूक्लियस का डिवीजन उसके बाद में हो, पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा और न्यूक्लियस का डिवीजन उसके बाद में होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? प्लाज्माटॉमी बोल देंगे। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली यदि हम मल्टीपल फिजन में देखते हैं तो पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, और प्लाज्माटॉमी में क्या? पहले साइटोकाइनेसिस फिर कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। हेलो सर। हाँ बच्चे। जेम्यूल का मतलब थोड़ा सा बताइए तो। जेम्यूल जो है ना, वो मतलब स्पोर लाइक या छोटे ऐसे स्ट्रक्चर है जो डिस्पर्स होकर के क्या बनाते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इंटरनल बडिंग वाली जो कंडीशन होती है ना, इंटरनल बड जब बनता है तो वो छोटे छोटे इंटरनल बड जिनसे न्यू स्पॉन्ज बनने वाले हैं उन्हें हम बोलते हैं गैम्यूल्स या जेम्यूल्स, है ना। तो जेम्यूल्स क्या है? जेम्यूल्स एक्चुअल में इंटरनल बर्ड्स होते हैं। सर सर पार्थेनोजेनेसिस किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पार्थेनोजेनेसिस ना? यस सर। तुम बताओ। एसेक्सुअल। सर अलैंगिक जनन में। तुम एसेक्सुअल बोल रहे हो ना? बोलो बच्चे एसेक्सुअल। हाँ, तो फिर इसमें क्या डाउट आया बताओ? एसेक्सुअल बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो डाउट क्या आया वो बताओ। सर ये तो अपवाद होता है ना अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन में जो पार्थेनोजेनेसिस होता है वो। सर क्लियर नहीं हो रहा है, बता दीजिए ना। देखो, तुमने बोला कि पार्थेनोजेनेसिस अलैंगिक जनन होता है, तो तुमने बिल्कुल सही बोला। 1% भी कहीं पे डाउट वाली बात नहीं है ना। क्यों अलैंगिक जनन है? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। कोई भी रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा वो अलैंगिक होगा, एसेक्सुअल होगा, है ना। ये तो अपना कंसेप्ट हुआ। अब अपवाद क्या है? अपवाद यह है कि नॉर्मली नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉर्मली जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें गैमीट तो बन रहे हैं। अपवाद हुआ ना। अपवाद का मतलब क्या? अपवाद का मतलब कि ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट बना लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो इसीलिए होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समानता दिखा रहा है। किस चीज में समानता दिखा रहा है? गैमीट बनने में समानता दिखा रहा है। तो बोलते हैं इसको कि पार्थेनोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समानता दिखाता है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में तो अलैंगिक जनन ही होता है। समझ गए क्या? ओके सर। यस सर। तुमने पूछा था ना? ओके सर। रजनी, है ना? तो क्लियर हो गई बात बिल्कुल? नो सर, मैंने नहीं पूछा था। किसने पूछा था ये मुझे? मैंने नहीं पूछा था, बस आंसर दिया था, है ना? हाँ सर। ओके ओके,
ठीक है। लव बच्चा पूछ रहा है एक, सर टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? टोटीपोटेंसी होता है कि प्लांट सेल के अंदर हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल के अंदर पावर होती है कि एक सिंगल सेल डिवाइड करके पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है। कभी भी यदि एक सेल डिवाइड होकर के पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, इतनी खतरनाक पावर है उसके पास, तो उस पावर को हम क्या बोल देते हैं? टोटीपोटेंसी। समझ गए क्या? यस सर। हाँ, रजनी जो है उसका कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल दोनों आंसर सही दिए उसने। प्रियंका, गुड इवनिंग प्रियंका। ठीक है, चलो और भी कुछ पूछना है क्या कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं सर। वेरी गुड। देखें कितने बच्चे आ गए क्लास में, 47, अभी भी कुछ बच्चे नहीं आए। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड्स पढ़ ली थी। एक मेथड रह गया था। कौन सा मेथड रह गया था? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन। तो नेक्स्ट मेथड अब हम देखते हैं यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? कायिक जनन। प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन होता क्या है? वही जो हमने पढ़ा था किसके लिए? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वही होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या बोला था मैंने बोला था ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनती है, प्लांट के कोई पार्ट जो है वो सीधे ही उससे डिटैच हो जाते हैं और उससे क्या करते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। यानी कैसा रिप्रोडक्शन है? इन दिस मेथड of reproduction, some vegetative, इसलिए वेजिटेटिव का मतलब रूट, स्टेम, लीफ वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो some vegetative part of the plant detached from parent plant, and give rise to new offspring। यानी एक ऐसा रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसा जनन की ऐसी विधि जिसमें पादप का कोई कायिक भाग उससे डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और क्या करता है? नई संतति का निर्माण कर देता है। सर धीरे बोलिए ना प्लीज। ठीक है। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें पादप का कोई कायिक भाग पृथक होकर संतति का निर्माण करता है। ठीक है। और यदि पादप का कोई भाग, मान लो जड़ है, तना है या पत्ती है, उससे यदि न्यू प्लांट बन रहा है तो उसके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिससे कि न्यू प्लांट बनता है। कौन सी स्ट्रक्चर? उसके ऊपर एक या बहुत सारे बड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, कलिकाएं प्रेजेंट होनी चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली प्रोपगेशन होगा तो चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, उसके ऊपर छोटे छोटे बड होते हैं। सर एक बार हिंदी में बोलिए तो। सर एक बार हिंदी में बोलिए ना। डेफिनेशन। यस सर। डेफिनेशन मैंने बोला कि अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पादप का कोई कायिक भाग पृथक होकर संतति का निर्माण करता है। पादप का कोई कायिक भाग पृथक होकर संतति का निर्माण करता है। ठीक है ना? ओके सर। जिसके अंदर पादप का कायिक भाग पृथक होकर संतति का निर्माण करता है और उस कायिक भाग के ऊपर क्या होना चाहिए? उस कायिक भाग के ऊपर बड जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। बड आर प्रेजेंट
पादप के जो ये वेजिटेटिव पार्ट है इनके ऊपर क्या होता है, बड या कलिका उपस्थित होती है, और ऐसे भाग जो पादप से पृथक होकर के नए पादप का निर्माण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोल देते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। हाँ बच्चों, यह नहीं दिख रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल पादप का वो कायिक भाग जिसके ऊपर कलिका उपस्थित है और उससे न्यू प्लांट बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। जेम्यूल पढ़ा था, जेम्यूल, अभी एक बच्चा जेम्यूल पढ़ रहा था, बिल्कुल जेम्यूल जैसा ही वर्ड है क्या, प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल क्या होता है, वो भाग जिससे कि नया जीव बनने वाला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोल देते हैं। समझ गए क्या? These structures are vegetative propagule. क्या इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। मुझे बताओ कि जो नई या पत्ती से ये जो नई संतति बनेगी, नई संतति फेवरेबल कंडीशन में बनेगी कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगी? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ही क्या होगा, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है वो ग्रो करने लग जाएगा और उससे न्यू ऑफस्प्रिंग, नई संतति का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसकी बहुत सारे मेथड है। अब हमारे एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं दिया हुआ है इस चैप्टर में, लेकिन जो काम की बातें हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, तुम्हें जरूर से ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास एक कंसाइज फॉर्म में आ जाए कि इतनी बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी, डिटेल में हम देखते रहेंगे। देखो, कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का है। कौन कौन सा दो टाइप? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन कितने टाइप का? दो टाइप का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग स्ट्रक्चर से हो सकता है। किससे हो सकता है? वो हो सकता है रूट के द्वारा, बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा, बाय लीफ, लीफ के द्वारा, और इनके अलावा कई बार कुछ स्पेशल बड वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जैसे बल्बिल, ट्यूरियन, ऐसी सब स्ट्रक्चर भी होती है। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ, बल्बिल। अब इनके एग्जांपल्स ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जब हम बात करें तो इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कटिंग, लेयरिंग। लेयरिंग। हाँ बच्चे, सर रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद क्या है? बल्बिल, BULBIL, बल्बिल। बल्बिल को हिंदी में भी बल्बिल ही बोलते हैं। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। हेलो सर, नेटवर्क ठीक है फिर भी बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है सर। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिख सर दिख रहे हैं सर। हम लोग को सर क्लियर दिख रहा है। कुछ बच्चों को सर क्लियर है। ठीक है, कोई, और मैं बोल रहा हूँ यदि कहीं पे भी स्पेलिंग वगैरह नहीं पता पड़ रही पूछ लेना, मैं बोल दूंगा ताकि तुमको दिक्कत ना आए। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड घर में ऐसा माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड में रूट, स्टेम, लीफ या बल्बिल की तरह कायिक प्रवर्धन, और आर्टिफिशियल में कटिंग। कटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कलम लगाना। कटिंग को क्या बोलते हैं?
कलम लगाना। कलम लगाना। और लेयरिंग को बोलते हैं दाब लगाना, ठीक है। और ग्राफ्टिंग जो है वो तो ग्राफ्टिंग ही होती है। और माइक्रो प्रोपेगेशन को बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल में देखो। क्या इतने मेथड समझ में आ गए? मतलब ये मेथड है, ये हमको पढ़ने हैं यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हमको इन मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा एटलीस्ट पता होना चाहिए, उतना लेवल का पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। सर हाँ बच्चे, एयर लेयरिंग और इनआर्चिंग भी तो है ना आर्टिफिशियल? लेयरिंग वाले में दो मेन टाइप आ जाएगा, ग्राउंड लेयरिंग या माउंट लेयरिंग, और दूसरा एयर लेयरिंग। बताऊंगा अभी। सर लेयरिंग के अंतर्गत ही आता है। लेयरिंग के अंदर होता है ना वो, या तो ग्राउंड लेयरिंग हो सकता है या फिर एयर लेयरिंग हो सकता है। लेयरिंग दो जगह पे कर सकते हैं, या तो जमीन पे या आसमान में। बताएंगे ग्राफ्टिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी ये सारी चीजें इनके बारे में डिटेल बताऊंगा ना कि कैसे होता है क्या होता है, वेट करो। अब एक एक करके डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे ग्राफ्टिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? किसको? ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग को हिंदी में भी ग्राफ्टिंग ही बोलेंगे, ग्राफ्टिंग ही बोलेंगे हिंदी में। ग्राफ्टिंग ही लिख लो अभी, हिंदी में भी ग्राफ्टिंग ही बोलते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर अब हम देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अच्छा, अब हमको ना पढ़ते हुए कुछ लेक्चर हो गए हैं, तो कुछ बच्चे जिनको स्टार्टिंग में लग रहा था कि ना कि सर जो है वो एग्जैक्ट पूरा हिंदी में नहीं बोलते या नहीं लिखते, उनको अब आदत हो गई होगी, अब उनको ना बहुत मुश्किल नहीं आती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। अब उनको पता है कि सर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखने का मतलब प्राकृतिक गाइड प्रमोशन है ना। टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंप्रूवमेंट आ जाएगा और हमारी कनेक्टिविटी जो है वो और अच्छी होती जाएगी। मींस मैं बोलूंगा तो उनको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। बूटी लगाना, कुलेश्वर बच्चे बोल रहे हो बूटी लगाना ना, एयर लेयरिंग को हम बूटी लगाना बोलते हैं, है ना। वो मैं बात करूंगा डिटेल में, चिंता मत करो। कोई भी ऐसा पॉइंट जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना डाउट, वो मैं यहाँ पे जरूर से डिस्कस करूंगा, जरूर से, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर, सपोज हम बात करते हैं रूट के द्वारा, बाय रूट, मूल द्वारा कायिक प्रवर्धन। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर रूट जो है उसके ऊपर बड प्रेजेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है पता है? नॉर्मली रूट और स्टेम में जो मेन डिफरेंस है ना वो बड का है या नोड का है। कि नॉर्मली रूट जो है उसमें नोड नहीं होती, पता था तुम्हें? स्टेम के अंदर नोड होती है, रूट के अंदर नॉर्मली नोड नहीं होते या बड नहीं होते। बट कुछ प्लांट्स के अंदर रूट के ऊपर भी नोड होते हैं या बड होते हैं। रूट के ऊपर यदि बड प्रेजेंट होगा तो वो प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन कर सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में तो चुपचाप से बढ़ा देगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा उस नोड से नए पादप जो है वो अपने आप उग जाएंगे। नेचुरल की बात करें ना, हम कुछ नहीं कर रहे। प्रकृति में यदि कोई पादप उगा हुआ है तो कई बार तुमने देखा भी होगा कि एक पादप है बड़ा सा, उसकी जड़ के पास से ही एक नया पादप उग गया। तो कई बार रूट के ऊपर यदि नोड बड प्रेजेंट होता है तो उस बड से नया पादप जो है वो उग सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या खास बात दिख रही है? खास बात दिख रही है कि बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन रूट। रूट जो है उसके ऊपर बड प्रेजेंट होता है। बड का मतलब कलिका, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बता सकते हो क्या? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रेडिश, बिल्कुल सही, स्वीट पोटैटो, दहलिया। सीजी वाला है, वेरी गुड। एक लड़का सीजी वाला है। क्या होता है? क्या होता है? शीशम होता है। स्वीट पोटैटो, दरबजिया, इवन एस्पेरेगस में भी होता है।
इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो रूट है उसके ऊपर बड प्रेजेंट है, उससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। रागिनी बच्चे क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? बच्चों को क्यों ऐसा लग रहा है? मैं एक बार अभी क्लियर है क्या? रागिनी मिश्रा, अरे तुम्हारा नाम तो मेरे से मिलता जुलता है। मेरा नाम है राजीव मिश्रा, तुम्हारा नाम है रागिनी मिश्रा। वेरी गुड सर। रागिनी तुम्हें बोर्ड दिख रहा है क्या अभी, कि पहले ही ज्यादा अच्छा दिख रहा था? हेलो सर, नहीं दिख रहा है क्लियर। पहले ही ठीक था सर, लाइट आ रहा है। ठीक है सर। हाँ बच्चे। सर स्वीट पोटैटो, दहलिया, उसके बाद क्या है एग्जांपल्स में? डलबर्जिया जिसे हम बोलते हैं शीशम, DALBERGIA, डलबर्जिया। थोड़ा और बड़ा बड़ा लिखूं क्या? यस सर, बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ना, ठीक है। तो रूट वाला लिख लो, अब स्टेम से थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। हाँ ठीक है, साइंस थोड़ा ठीक है ओके सर। तो रूट के लिए एग्जांपल लिख दो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो अब स्टेम के द्वारा किस किस के अंदर काइट प्रवर्धन होता है। नेचुरल बात कर रहे हैं, यानी ये जो मेथड तुम पढ़ रहे हो इसमें हम लोग कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिकली इस मेथड से रिप्रोडक्शन हो जाता है। दूसरा हम देख रहे हैं बाय स्टेम। अब यहाँ पर स्टेम जो है उसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है। कौन कौन सा? वो हो सकता है या तो अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर हो वो स्टेम, या फिर हो सकता है क्रीपिंग स्टेम, सब एरियल स्टेम, और या फिर हो सकता है वो एरियल। स्टेम। तो तीन प्रकार के रूपांतरण होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, जिनके थ्रू क्या होता है स्टेम से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। अब अंडरग्राउंड स्टेम जो है, अंडरग्राउंड स्टेम के डिफरेंट है। जमीन के अंदर जो स्टेम होता है वो हो सकता है राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्ड। अब राइजोम हिंदी में क्या बोलते हो? कंद। राइजोम को कंद बोलते हैं। ट्यूबर को क्या बोलते हैं? प्रकंद। बल्ब को क्या बोलते हैं? शल्ककंद। और कॉर्म को बोलते हैं घनकंद। अब ये इतने मिलते जुलते नाम होते हैं ना कि मेरे को हिंदी में तो ध्यान नहीं रहते थे, सब मिक्स हो जाता था। तो इसलिए मैं इंग्लिश में ध्यान रखता था, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब एंड कॉर्म। अब इनके एग्जांपल क्या है? राइजोम जो है उसका एग्जांपल क्या है? राइजोम जिंजर, टर्मरिक, जिंजर। जिंजर हो सकता है, टर्मरिक, हल्दी, और फर्न वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी राइजोम प्रेजेंट होता है। जिंजर, टर्मरिक, फर्न। अब ये राइजोम क्या होता है? यदि मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं कि राइजोम क्या होता है, तो कई बार हम देखते हैं कि जमीन के अंदर स्टेम है। वो स्टेम कैसा हो सकता है? देखो ध्यान देना सब बच्चे, अभी नोट करने में तो नहीं लगे हुए, इधर देख रहे हो ना सभी बच्चे? हाँ 2 मिनट के लिए बोर्ड देखो सब बच्चे। क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि स्टेम जो है वो जमीन सरफेस के ऊपर नहीं, नीचे, सरफेस से काफी नीचे। यदि सरफेस के पास में होता तो सब एरियल में आ जाता, ठीक है, तो काफी नीचे। अब यहाँ पर स्टेम जो है वो कैसा हो सकता है? वो ऐसा हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर ऑब्लिकली वर्टिकल हो सकता है या ऊपर की तरफ ग्रो कर सकता है। डिफरेंट टाइप के स्टेम हो सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या ऑब्लिक हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है, यानी क्षैतिज रूप से भी वृद्धि कर सकता है, ऊर्ध्व भी वृद्धि कर सकता है। देन उसके अलावा या तो वो अपने टिप से वृद्धि कर रहा है रेसिमोस टाइप से, या फिर क्या हो सकता है, या फिर इसका टिप जो है
वो ग्रो नहीं कर रहा है, अपाइकल ग्रोथ नहीं हो रही, बल्कि कैसा हो रहा है, ये क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है, जैसे अदरक होता है। जैसे मान लीजिए अदरक, अब अदरक में क्या देखा तुमने, नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, ये जो लाइन बना रहा हूं ये नोड है और बीच बीच में इनके इंटरनोड होंगे। अब इसके अंदर क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम जैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या होता है, तो कहीं पे भी नोड से क्या होगा, कुछ ब्रांचिंग जैसे निकल जाएगी यहाँ पर एक इस तरीके से, फिर क्या हो जाएगा, एक राइजोम जो है वो बन जाएगा और उसके ऊपर भी नोड इंटरनोड होंगे। ऐसे ही फिर हो सकता है कि यहाँ से नया राइजोम निकल जाए कुछ इस तरीके से। सबने देखा है अदरक? अदरक जो एक मेन स्टेम जैसा तो नहीं दिखता है, जिसकी टिप जो है उससे ग्रोथ हो रही है, कैसा दिखता है, थोड़ा चपटा सा दिखता है, उसके ऊपर सिलेट जैसा होता है, कवरिंग जैसी हल्की सी, और उसमें नोड इंटरनोड होते हैं, जिससे इस तरीके से कई ब्रांचिंग जो है वो निकली होती है। तो इस टाइप की स्टेम जमीन के अंदर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं राइजोम। अब ये राइजोम जो है वो कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा, पहली बात की स्टेम जो है वो खुद देख रहे हो डिवाइड करता जा रहा है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा क्या, इसी के नोड से कहीं पे भी इसके नोड से हमें क्या देखा, सपोज ये नोड है, यहाँ पर एक बर्ड था, इस बर्ड से एक ब्रांच जो है ऐसे जमीन के बाहर निकलने लग गया कुछ इस तरीके से, देखा? ऐसे मान लो यहाँ पर कोई नोड है, इससे दूसरा प्लांट बाहर ग्रो करने लग गया। तो क्या अंडरग्राउंड स्टेम जो है, राइजोम जो है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, नोड है, वहां पर बर्ड प्रेजेंट होते हैं और उनसे नए नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ऐसा होता है किसके अंदर, राइजोम के अंदर। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, फर्न, इनके अलावा शुगर केन भी राइजोम की फॉर्म में हो सकता है। बनाना, बनाना का भी मेन स्टेम जो है वो राइजोम होता है, जो बनाना है उसका भी मेन स्टेम जो है वो राइजोम होता है, पता है क्या? जो यस सर। जो तुम केले का प्लांट देखते हो जमीन के ऊपर निकला है, वो तो क्या है, वो तो लीफ बेस है, उसका मुख्य तना क्या है, वो जमीन के अंदर होता है, मेनली क्या होता है, वो राइजोम। सर बच्चे ये जो टर्मेरिक है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हल्दी बच्चे, टर्मरिक हल्दी, टर्मरिक हल्दी है, ठीक है। देन ट्यूबर के बारे में देखो, ट्यूबर क्या है, ट्यूबर होता है प्रकंद। अब ट्यूबर जो है वो भी होगा तो ऐसे, लेकिन वहां पर ट्यूबर किसके अंदर होता है, मतलब ट्यूबर का एग्जांपल आलू। सर शुगर कैन भी लिख सकते हैं ना, गन्ना। वेरी गुड बच्चे, शुगर केन लिख सकते हो एग्जांपल में, लोटस लिख सकते हो, कमल, कमल के अंदर भी मुख्य तना जो होता है वो जमीन के अंदर ही होता है राइजोम की फॉर्म में। शुगर केन लिख सकते हो, लोटस लिख सकते हो। ट्यूबर का एग्जांपल देखो, पोटैटो, क्या सभी बच्चों को पोटैटो का बॉटनिकल नेम पता है? यस सर। सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम। ऐसे ही एक और आर्टिचोक, आर्टिचोक का बॉटनिकल नेम होता है हेलियंथस ट्यूबरोसस, हेलियंथस ट्यूबरोसस। साक्षी, ये डायग्राम तुम्हें नहीं पता पड़ा क्या? आर्टिचोक किसे बोलते हैं सर? आर्टिचोक का नाम है हेलियंथस, हेलियंथस। सर हिंदी नेम? आर्टिचोक का हिंदी नेम, हिंदी में भी आर्टिचोक ही बोलते हैं, अनकॉमन से प्लांट है ना, आर्टिचोक ही बोलते हैं, हेलियंथस ट्यूबरोसस। बॉटनिकल नेम है हेलियंथस ट्यूबरोसस। क्या कोई बच्चा हेलियंथस नाम की कोई प्लांट को जानता है क्या? हेलियंथस जीनस का कोई प्लांट जानता है क्या? हेलियंथस नाम सुना है क्या कभी? हाइसिंथ सुना है सर जो पानी में होता है उसी को बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हेलियंथस जो है वो सनफ्लावर का भी नाम होता है, हेलियंथस एनस। हेलियंथस कौन सी फैमिली में होता है? एस्ट्रेसी फैमिली, ये एस्ट्रेसी फैमिली का मेंबर है। हेलियंथस ट्यूबरोसस जो है वो हेलियंथस जीनस का है, और हेलियंथस जीनस का एक प्लांट जो तुम सबने देखा हुआ है वो है सनफ्लावर। और बच्चों ये आर्टिचोक जो है, ये आर्टिचोक अपने यहाँ पे तो लोग कम खाते हैं, बट
फॉरेन कंट्रीज के अंदर आर्टिचोक जो है उसको एज सैलेड, सलाद के रूप में खाया जाता है आर्टिचोक को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जब हम आलू का ट्यूबर देखते हैं, आलू का जो ट्यूबर होगा वो कैसा होगा, मुख्य तना सपोज ये है, इसकी जड़ ये है, तो मुख्य तने से ही तुम देखोगे कि कुछ ब्रांच जैसा निकला है और जमीन के अंदर वो फूल गया है। क्यों फूल जाते हैं, ये सब फूले हुए सिस्टम है, राइजोम ट्यूबर बल्ब, आखिर क्यों वो फूल जाते हैं? फूड डिपॉजिट के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड। हाँ बिल्कुल सही। सुरेश बोल रहे हैं कि हाथी चक बोलते हैं आर्टिचोक को। ठीक है, आर्टिचोक को हाथी चक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये बच्चे ने हिंदी में कहीं सर्च किया होगा, पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्यूबर है बच्चों, इसके अंदर क्या देख रहे हो, इसके अंदर जो स्टेम है इस टाइप का है और इस स्टेम के ऊपर ये जो नोड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आईज। आलू तो सबने देखा ही है, आलू सबने देखा है ना, आलू के ऊपर जो छोटे से डॉट होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं आईज, आंख है वो आलू। यस सर, यस तो सर। आंख जो है वो क्या होता है, वो एक्सिलरी बर्ड होता है। क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। और जब फेवरेबल कंडीशन होगी, यानी घर में हमने देखा कि नमी बनी रहती है, मान लो बारिश का टाइम है, नमी रहती है, तो हमारे घर पे बास्केट में जो आलू रखे हुए होते हैं उनके ऊपर हम देखते हैं छोटे छोटे हरे रंग के प्रवर्ध जैसे छोटी छोटी कलिका जैसे बनने स्टार्ट हो जाती है, छोटे छोटे से पादप जैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि वो आलू को हम जमीन से निकालते नहीं, जमीन के अंदर ही पड़े रहने देते, तो क्या होता, तो उसे जब अनुकूल परिस्थिति मिलती तो उस टाइम पे वो अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर देते। दो फंक्शन है इसके। ये जो अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हो तुम यहाँ पर, राइजोम ट्यूबर बल्ब और कौन, तो इसके दो फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन, एक तो ये फूड का स्टोर कर रहा है, जो सब बच्चे बोल रहे हैं कि फूड स्टोर कर रहा है, और दूसरा क्या, ये प्रतिकूल परिस्थिति में अंकुरित नहीं होते, चुपचाप से पड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर के नए पादप का निर्माण कर देते हैं। सर ट्यूबर को हिंदी में कंद बोलते हैं सर। किसको, ट्यूबर को? यस सर। तो फिर ये ना राइजोम को प्रकंद बोलते हैं। हाँ ऐसा होगा, ट्यूबर को हम कंद बोलते हैं और राइजोम को प्रकंद बोलते हैं। कंद बोलते हैं, ये हिंदी में सही कर लेना बच्चे, राइजोम को प्रकंद और ट्यूबर को कंद, ये उल्टा होगा। रहता है मुझे भी, क्योंकि एक जैसे नाम मैंने तुमको पहले ही बोला, इसलिए इंग्लिश में ही ध्यान रखना ज्यादा ठीक रहता है। इंग्लिश में और जो शुगर केन है वो एरियल स्टेम में आएगा ना सर, शुगर केन तो शुगर केन का स्टेम यदि जमीन के बाहर है तो भी उस नोड से नए पादप का निर्माण हो सकता है, और जमीन के अंदर है तो भी नोड पे से नए पादप का निर्माण हो सकता है। तो जो अंदर है वो किस कैटेगरी में आएगा, राइजोम की कैटेगरी में, और जो बाहर है वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एरियल स्टेम की। समझ गए? यहाँ पर एक पादप जो है उसका एग्जाम्पल एक से ज्यादा हो सकता है। अभी हम बनाना पढ़ेंगे, तो बनाना राइजोम का भी एग्जाम्पल होता है, सब एरियल स्टेम में शक्कर का भी एग्जाम्पल होता है। पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने और कंफ्यूज भी होते रहते होंगे, है ना? तो मैं तुमको बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया इसका मेन स्टेम जो है वो कैसा है, वो राइजोम है। अब जब इसकी ब्रांच निकलेगी, मेन स्टेम से कोई ब्रांच निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो शक्कर की फॉर्म में ग्रो करेगा और जमीन के बाहर ब्रांचिंग्स बना देगा। ठीक है, देखेंगे अभी शक्कर पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि बनाना जो है वो राइजोम की कैटेगरी में भी आता है, और बनाना जो है एरियल स्टेम के थ्रू भी उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, इनके दो मुख्य कार्य हो गए, एक तो भोजन का संग्रह करना और दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति में बचा के रखना और अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होने देना, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पेरिनेशन। पेरिनेशन सुना है वर्ड? पेरिनेशन वर्ड सुना है? पेरिनेशन वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है प्रतिकूल परिस्थिति में चुपचाप से पड़े रहना और अनुकूल परिस्थिति में उग जाना, नए पादप का निर्माण कर देना, पेरिनेशन होता है। ठीक है, तो राइजोम और ट्यूबर, ट्यूबर में इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई, नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा कि ट्यूबर के अंदर जो नोड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे आई बोलते हैं। क्वेश्चन आएगा कि आई जो है वो कौन सा वर्ड होता है, तो ध्यान रखना एक्सिलरी। ठीक है सर? हाँ बच्चे,
सर आप बोल रहे हैं ना कि प्रतिकूल और अनुकूल जो है परिस्थिति में, तो मैं सर समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा बताइए ना उसको। जैसे मान लो कि एक पादप उग रहा है, गर्मी का मौसम आ गया। अब गर्मी के मौसम में क्या है, मिट्टी के अंदर नमी कम है, मिट्टी के अंदर नमी कम है, या गर्मी जैसा मौसम है, सूखे जैसा मौसम है, उस मौसम में मान लो आलू को हमने घर में रखा हुआ है, तो उस टाइम पे नमी कम है। तो ऐसे टाइम पे यदि वो पादप उगने की कोशिश करेगा तो बाहर गर्मी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। का मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना, पानी कम होना। यदि ऐसी सब कंडीशन होगी तो क्या होगा, तो वो पादप मर जाएगा बेचारा। तो उस टाइम पे अंकुरित होना एक अच्छी बात है कि बुरी बात है उस पादप के लिए? अच्छी बात। अंकुरित नहीं, उस टाइम तो मर जाएगा ना, मर जाएगा उस टाइम पे, तो उसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए, उसको अंकुरित नहीं होना है। हाँ। ठीक है, लेकिन जब बाहर टेम्परेचर कम हो जाए, थोड़ा नमी आ जाए, ताकि वो पादप आसानी से उसमें जिंदा रह पाए, उस टाइम पे अंकुरित हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसी ने नया पादप बना दिया इसीलिए। हाँ, तो इसको अनुकूल बोलेंगे। हाँ, उसको अनुकूल बोलेंगे, समझ गए? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट बल्ब का एग्जांपल बताओ। ऑनियन, गार्लिक, गार्लिक, लिली, वाटर लिली, इनके अंदर शल्ककंद उपस्थित होता है। शल्ककंद कैसा होता है? शल्ककंद, अब यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है, हालांकि मैं यहाँ पर डीप में जा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं डीप में नहीं जाऊंगा तो तुमको अंतर नहीं पता पड़ेगा, इसलिए मुझे डीप में जाना पड़ रहा है। जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पे हो सकता है कि हमारे पास टाइम कम हो, तो मैं तुमको बोलूं कि जाओ वो चैप्टर में पढ़ा था एक बार देख लो। बल्ब जो है वहां पर क्या होता है, देखो बल्ब के अंदर जो मेन स्टेम होता है वो रिड्यूस्ड होता है। प्याज देखा सबने? प्याज काटने में मम्मी की हेल्प की क्या कभी? नालायक बच्चे हो क्या? मैंने की है मम्मी की हेल्प। मम्मी की किए सर, हेल्प किए सर, मैं भी की हूँ। हम तो रोज काटते हैं। हेल्प का पता नहीं, प्याज तो काटे हैं। तो सबने प्याज काटा हो, तो प्याज काटते टाइम जिस एक पोर्शन को तुम काट करके सबसे पहले फेंक देते हो, ऊपर की तरफ और नीचे दो पार्ट होता है, ऊपर की तरफ एक गिठान जैसी होती है, उस गिठान वाले पोर्शन को काट करके सबसे पहले फेंक देते हो। कैसा दिखता है वो एक ऐसा गिठान सा थोड़ा व्हाइट टाइप का दिखता है क्या? हार्ड टाइप का। हम बोलते हैं रिड्यूस्ड टाइम। ये क्या है? ये है रिड्यूस्ड टाइम। नालायक बच्चे, हाँ भाई, जो अपनी मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर रहा नालायक बच्चे हैं, ठीक है। तो रिड्यूस टाइम है। इस रिड्यूस टाइम जो है उससे हमने देखा कि जड़ निकली होती है, अपस्थानिक मूल, फाइब्रस रूट टाइप के होते हैं, रेशेदार मूल। यस सर। इसके ऊपर लगा होता है कुछ इस तरीके से, कुछ फ्लैशी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी मांसल स्ट्रक्चर जो क्या होती है? क्या ये तना है क्या? बताओ। लीफ है सर। ये जो पार्ट हम खाते हैं वो तना है कि लीफ है? लीफ है। बल्ब जो हम बोल रहे हैं ना बच्चों, बल्ब में एक्चुअल में क्या होता है? शूट का मॉडिफिकेशन तो है, बट एडिबल पार्ट जो होता है वो लीफ होता है। ये फ्लैशी लीफ है, फ्लैशी लीफ बेस है, उसमें पर्ण आधार है। फ्लैशी लीफ बेस या मांसल पर्ण आधार, ठीक है। और क्या होता है बच्चों, यदि तुमने प्याज को ढंग से देखा हो तो कई बार हम प्याज को जब काटते हैं तो सेंटर वाला पोर्शन जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड सा होता है, कभी तुमने नोट किया? यस सर। और यदि प्याज का नोट नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, लहसुन का तो जरूर से नोट किया होगा। लहसुन जब छील लेते हैं तो क्या होता है, बीच में एक डंडी रह जाती है। यस सर। देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक डंडी होती है। ये तना है कि पत्ती है कि क्या है? ये क्या है? तना। तना 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 स्टेम है सर, नहीं है। स्टेम नहीं है, स्टेम तो ये स्टेम नहीं है। ये होता है फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं स्केप। पुष्पीय अक्ष है जिसे हम बोलते हैं स्केप।
और इस स्केप का काम क्या है, इसके ऊपर यहाँ पर लगे होते हैं पुष्पक्रम, बहुत सारे फ्लावर लगे होते हैं। यदि किसी बच्चे ने डिटेल में कभी पढ़ा होगा अपने जीवन में तो जानता होगा कि अनियन में स्कैपिजेरस साइम अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो होता है स्केप, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर जमीन के अंदर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं बल्ब। बल्ब किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन बल्ब के अंदर सिर्फ स्टेम वाला एक पोर्शन नहीं है, उसके अंदर जो खाने वाला भाग होता है वो लीफ बेस होता है, पर्णाधार होता है। समझ गए? अब यहाँ पर भी यदि थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो अनियन में या गार्लिक में तुमने क्या देखा, इसके ऊपर एक सूखी सी परत भी होती है। क्या इसके ऊपर एक सूखी सी पतली सी झिल्ली जैसी होती है? क्या होता है सर? होता है। तो उसे हम ट्यूनिकेट बल्ब बोल देते हैं। ट्यूनिका लेयर है, ये जो सूखा वाला लेयर है ये कुछ में प्रेजेंट रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। प्रेजेंट रहेगा तो ट्यूनिकेट बोल देंगे, नहीं रहेगा तो स्केली बोल देंगे। लिली का बल्ब जो है वो स्केली है, अनियन गार्लिक जो है वो ट्यूनिकेट बल्ब के एग्जांपल है। समझ गए? ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान रखना एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इस चैप्टर में अपना बल्ब का एग्जांपल से काम चल जाएगा। इस चैप्टर में तो तुमको इनके एग्जांपल ही पता है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो यदि उतना पता है तो इस चैप्टर में काम चल जाएगा। लेकिन जब तुम मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तब तुम्हें ये पूरी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि इसके अंदर एक्चुअल में जो मुख्य तना होता है वो रिड्यूस स्टेम होता है, उसके ऊपर जो फ्लैशी पार्ट होता है वो लीफ बेस या पर्णाधार होता है, और उसके बीच में से एक स्केप निकलता है जिसके ऊपर लगे होते हैं फ्लावर्स, पुष्पक्रम लगे हुए होते हैं। और यदि इसके ऊपर कवरिंग है पतली सी सूखी सी तो ट्यूनिका बोलेंगे, और नहीं है तो उसको हम स्केली बल्ब बोल देते हैं। सर ये ऑनियन के नीचे क्या लिखा है? अनियन के नीचे लिखा है गार्लिक, लहसुन, और उसके नीचे लिखा है लिली। ठीक, अब बात करते हैं घन कंद की। कॉर्न, कॉर्न का एग्जांपल बताओ। समझे एग्जांपल? अरबी, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, और बताओ अमोर्फोफेलस, फॉर एग्जांपल बताओ क्रोकस। ये साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम ही बच्चे जीनस ही लिख रहा हूं। कॉमन नेम यदि बात करें तो एलोकेशिया, कोलोकेशिया जो प्लांट होते हैं ये अरबी है। कोलोकेशिया अरबी या कचालू, अरबी जानते हो? अरबी की सब्जी बनती है ना घर पे, अरबी के पत्ते कुछ तो जानते होगे। यस सर। तो वो अरबी जो होता है वो कोलोकेशिया है, और वैसा ही प्लांट होता है एलोकेशिया। अमोर्फोफेलस भी बहुत बड़ा होता है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है। अमोर्फोफेलस का फ्लावर जो होता है वो इस दुनिया का लॉन्गेस्ट फ्लावर है। अमोर्फोफेलस का फ्लावर लॉन्गेस्ट फ्लावर। क्रोकस, क्रोकस इज केसर, सैफरन, क्रोकस होता है केसर। ठीक है, क्रोकस क्या होता है? केसर। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताऊं तो कॉल्चिकम, कॉल्चिकम ऑटम में लिनिएसी का मेंबर है कॉल्चिकम। इस कॉल्चिकम के अंदर एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन। जिमिकन, जिमिकन ये है अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस को जिमिकन बोलते बच्चे। एलोकेशिया, कोलोकेशिया, अमोर्फोफेलस, क्रोकस, हिंदी में यदि ध्यान रखना है तो अरबी, जिमिकन, केसर, केसर, और कॉल्चिकम को तो कॉल्चिकम ही बोलेंगे। सर हाँ, एलोकेशिया को क्या बोलते हैं? एलोकेशिया कचालू, सेम सेम से होते हैं, बहुत ज्यादा एलोकेशिया कोलोकेशिया बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, सेम सेम से होते हैं। और ये एग्जांपल जो है ना तुम्हारे सामने हिंदी में आएगा तो लिखा हुआ आएगा एलोकेशिया ऐसे, और या फिर कचालू या अरबी लिखा हुआ आ सकता है, या जिमिकन लिखा हुआ आ सकता है, जिमिकन। अब देखो यहाँ पर कॉर्न के बारे में।
यहाँ पर कॉर्म जो है वो कैसा होता है, अंडरग्राउंड स्टेम कुछ इस टाइप, इसके ऊपर भी नोड इंटरनोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ये नोड बनाता हूं मैं ऐसे, और इनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल रूट वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है कुछ इस टाइप की। इनसे डॉटर कॉर्म जो है वो भी बन सकते हैं, ये डॉटर कॉर्म बना रहे हैं इसके ऊपर। तो बच्चा बोलेगा कि सर ये तो राइजोम ही है, अंतर क्या है? ये तो आप जो बना रहे हो वही तो बिल्कुल राइजोम में भी आपने बताया, अंतर क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे राइजोम में और कॉर्म में अंतर बता सकता है? कोई बच्चा राइजोम और कॉर्म में अंतर बता सकता है क्या? देखो अभी ये ऐसी चीज है जो तुम कई बार पढ़ते हो, तुमने अपने जीवन में बहुत बार पढ़ा है। सर उसमें आईज नहीं होती। क्या नहीं होती? आईज तो दोनों में ही होती है, ना राइजोम में होती है ना कॉर्म में होती है। सर उसमें स्टेम नहीं होता, जैसे वो उसका मॉडिफाइड, सर राइबोसोम में जैसे स्टेम होता है उसके ऊपर, इसमें नहीं प्रेजेंट होगा। होता है सर इसमें रूट स्केल लिफ नहीं होता सर रूट नहीं होता सर। कॉर्म कंटेन सॉलिड स्टेम बेस, तो इसके अंदर राइजोम में भी तो स्टेम का जो बेस है वो सॉलिड ही है, बोलो थोड़ी है क्या डिफरेंस? उसमें स्केल लिफ एब्सेंट रहता है। हाँ क्या क्या? स्केल लिफ एब्सेंट रहता है उसमें। स्टेम लीफ एब्सेंट रहता है? यस सर। नहीं स्टेम लीफ होता है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। सर कॉर्न में बहुत सारे बर्ड होते हैं। नहीं वो सेम है। देखो मैं बता रहा हूँ डिफरेंस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वहां तो हमने क्या देखा था, कहीं से भी यहाँ से ब्रांच निकल गई, यहाँ से ब्रांच निकल गई, कहीं से भी निकल गई थी। लेकिन कॉर्म में सर नोड इंटरनोड, सर नोड एंड इंटरनोड। मैं बता रहा हूँ कॉर्म के अंदर जो मेन स्टेम होता है, यहाँ से स्थिति से मेन स्टेम बाहर होता है। जो अभी किसी बच्चे ने बोला था कि कॉर्म कंटेन सॉलिड स्टेम बेस, तो ऐसा मान के चलो ये पूरा का पूरा स्टेम है ना, तो इसका बेसल पार्ट जो है वो इसकी कंटिन्यूटी में इस तरीके से सॉलिड है। जबकि राइजोम यदि हम बनाते तो राइजोम में क्या होता, राइजोम में हम देखते हैं कि यहाँ से ब्रांचेस निकल गए, यहाँ से ब्रांचेस निकल गए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी टिप जो है वो मेन ब्रांच की फॉर्म में डेवलप होती है कॉर्म में। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्म और राइजोम में। आई बात समझ में? अदरवाइज दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों के नीचे है, दोनों के पास डॉटर जो कॉर्म है नोड पे वो बन रहे, डॉटर स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये सारी तो समानता है। बट अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि यहाँ पर मेन स्टेम जो है वो बाहर निकलती है, जबकि यहाँ पर मेन स्टेम बाहर नहीं निकलती, उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग्स बाहर निकलती है। और यही मेन स्टेम जो है इसके ऊपर तो बोल रहे हैं कि सर और भी ब्रांचिंग हो सकती है क्या? यस हो सकती है इस तरीके से। और यहाँ पर लगा होता है वो लीफ जो जिसकी सब्जी तुम्हारे घर में बनती है। मान लो ये मैंने बनाया क्या, अरबी, अरबी के पत्ते बना देते हैं, ऐसे होता है ना अरबी का पत्ता। तो क्या देख पा रहे हो? सर इसको कोचाई बोलते हैं क्या? ऐसे ही तो होता है, अरबी के पत्ते ऐसे तो निकलते हैं, ये पार्ट हमको दिखता नहीं है, ये जमीन हाँ कुछ ही होता है, वही होता है। हाँ ये ऐसा कुछ कोचाई टाइप है कि नहीं? यस तो ऐसा होता है कॉर्म जिसके अंदर मेन स्टेम जो होगा उसके ऊपर नोड इंटरनोड होंगे, उनसे भी डॉटर कॉर्म जो है वो बन सकती है, और उनसे एक मुख्य तना जो है वो जमीन के बाहर निकलता है जिसके ऊपर बहुत सारे लीव्स वगैरह डेवलप होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। ये तो सारे देखा मैंने इसके बारे में, ये सारा हम देखा स्टेम के बारे में। अब नेक्स्ट सीखेंगे सब एरियल स्टेम। इरेज कर दूं क्या? ये एग्जांपल नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। तो अब नेक्स्ट यस सर। देखो मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ और बाकी जो भी टीचर से तुम आज तक पढ़े हो गया, जो भी मेरे लिए ना बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, कोई भी पार्ट हो, वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल और समझने वाला पोर्शन है। मतलब हमने अपने आसपास में कुछ देखा है तो उसे यदि हम यूज नहीं करें, यदि हम उसे
अपने पढ़ाई में अप्लाई नहीं करें, उनको देख करके समझने की कोशिश ना करें, तो हमें चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहेंगी। लेकिन यदि हमने उसे अप्लाई कर लिया, हमने प्याज काटा उस टाइम पे जो देखा है, लहसुन छिला उस टाइम पे जो देखा, उसको हमने एग्जाम्पल के साथ में कनेक्ट कर लिया, तो हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा चीजों को मींस कंसेप्चुअली बोलो, रटो नहीं, सीधे जो एग्जांपल्स देखे हुए हैं उन एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करो, है ना? और ये तुमको काम आएगा, पढ़ी हुई कोई भी चीज बेकार नहीं है। हो सकता है इस चैप्टर में नहीं दिख रहा हो, लेकिन मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में काम आएगा। सर सब एरियल स्टेम को ही बाई क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं क्या? सब एरियल स्टेम को अर्धवायवीय बाई क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं क्या सर? कौन सा स्टेम? वायवीय है। बाई क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम, हां यस, क्रीपिंग स्टेम, सही बोल। क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। क्रीपिंग का मतलब ही होता है जो जमीन पे, जैसे क्रीप करने का मतलब होता है रेंगना, क्रीप करने का हिंदी मीनिंग होता है रेंगना। तो जमीन की हॉरिजॉन्टली यदि जमीन पे ग्रो कर रहा हो तो क्या हो जाएगा? वो क्रीपिंग टाइप का हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्रीपिंग स्टेम भी बोल सकते हैं। सब एरियल स्टेम अर्धवायवीय तना, हिंदी में बोल रहे हैं अर्धवायवीय तना। कौन कौन से होते हैं? और इसके अंदर आते हैं रनर, सकर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट। वेरी गुड, स्टोलोन एंड ऑफसेट। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रनर को बोलते हैं भूस्तारी, सकर को बोलते हैं अंतःभूस्तारी, और स्टोलन को बोलते हैं क्या? बेला। नहीं, और ऑफसेट को बोलते हैं भूस्तारी। ठीक है, अब ये बहुत मुश्किल होता है। हिंदी नाम जो है वो एक बार तुम ऐसा हो तो अपनी बुक में देख लेना, हिंदी में याद नहीं रहता, एक जैसे नाम है, क्या करें, कंफ्यूज हो जाते हैं एक जैसे नाम देख के। ठीक है, तो कोशिश करना कि इंग्लिश में याद रहे रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट। इसमें अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनके पास सबसे अच्छी बात है कि उनके लिए पेपर जो है वो 2 लैंग्वेज में आता है, तो कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। इंग्लिश में आराम से देख करके आंसर लिख कर सकते हैं। देखो रनर क्या होता है, कंसेप्ट समझो। रनर जिसे हम बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी। अच्छा, इसको रनर को ऊपरी भूस्तारी, इसको अंतर भूस्तारी, और इसको भूस्तारी, और इसको भूस्तारी, ऐसा नहीं। रनर में क्या होता है? ये जमीन है, अपोजिट जमीन है, तो हम क्या देखते हैं? ऐसा तना जो है वो जमीन के ऊपर ऐसे क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है, जमीन के ऊपर। और यहाँ पर घास का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। घास देखा है सबने? घास का एग्जाम्पल, घास के ऊपर ऐसे नोड होते हैं, इंटरनोड होते हैं। हम क्या देखते हैं? नोड जो होते हैं उनसे ऐसे ऊपर की तरफ कुछ शाखाएं निकलती है, जिनके ऊपर ऐसे लीफ वगैरह लगे होते हैं। दूब घास याद करो। यस सर। दूब घास ऐसे कुछ होता है ना। तो ऐसा स्टेम जिसमें हमें क्या देखा? जमीन के ऊपर ही क्षैतिज रूप से तना जो है वो वृद्धि कर रहा है, उसके ऊपर नोड इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, और नोड से जमीन में निकल जाएगी रूट, अपसाइड मूल, और ऊपर की तरफ निकल जाएंगे शाखाएं। तो इस टाइप का जो स्टेम होता है, कौन सा स्टेम? ये वाला, ये जो हॉरिजॉन्टल है, क्रीपिंग जो है बच्चे, उसे हम क्या बोल रहे हैं? रनर बोल रहे हैं। एग्जांपल बता दो। अभी बताया दूब घास, साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन। साइनोडॉन डेक्टाइलॉन बोलते हैं दूब घास को। ऑक्सैलिस रनर के एग्जांपल है। समझ गए? सकर क्या होता है वो देखो। सपोज ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन बना रहा है, ये जमीन है, मिट्टी है। और क्या देखना हमने? मान लो कोई पादप है, उसके अंदर मुख्य तना जो है वो ऐसा है, ये इसकी मूल है मान लो। और हमने क्या देखा कि इसका स्टेम, इसके स्टेम से यदि कोई शाखा निकल रही हो और वो शाखा जमीन की सतह के ठीक नीचे इस तरीके से ग्रो कर, क्षैतिज रूप से, यानी रनर जमीन के ठीक ऊपर, सकर जो है वो जमीन के ठीक नीचे। और यहां से ही हम क्या देखते हैं? कुछ कुछ जगहों पर नोड प्रेजेंट है ना, तो वहां से क्या हुआ? ऊपर की तरफ कुछ शाखा निकल गई ऐसी, नया पादप बनते हैं। जिस तरीके से कुछ जगहों से हो सकता है ये भी बाहर आ जाए इस तरीके से यहाँ पर। तो ऐसा स्टेम जो
हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, सकर है। रनर और सकर में डिफरेंस पता पड़ेगा सब बच्चों को? यस सर। अब मैंने बताया था तुमको बनाना वाला, कि बनाना का मुख्य तना तो जमीन के नीचे इस तरीके से राइजोम जैसा है, लेकिन क्या होता है ऊपर जो गन्ने का पादप दिख रहा है वो कैसे निकलेगा, यहाँ से एक ब्रांचिंग निकलेगी जो क्षैतिज रूप से वृद्धि करेगी और इससे फिर ऊपर क्या होता है, केले का पेड़ बनता है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या होगा, ये वाला पार्ट सकर होगा, मुख्य तना क्या होगा, राइजोम होगा। तो बनाना राइजोम होता है और उसकी ब्रांचिंग सकर होती है और सकर से फिर जमीन के बाहर बनाना का प्लांट जो होगा निकला हुआ हमें दिखता है। समझ गए क्या? इससे ज्यादा एग्जांपल आ गया? सब मिंट भी होगा। मिंट 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 सकर का एग्जांपल होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिंट के अंदर दोनों ही चीजें, मिंट सकर का भी एग्जांपल होता है, मिंट स्टोलन का भी एग्जांपल होता है। ज्यादा कॉमनली वो स्टोलन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मिंट जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखो, एनसीईआरटी में मिंट किसका एग्जांपल दिया हुआ है, स्टोलन का। इस वाले चैप्टर में नहीं, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा क्या किसी बच्चे ने, नहीं ध्यान दिया क्या? जब तुम एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ पादप के तने जो होते हैं वो पहले जमीन से ऊपर नीचे ग्रो करते हैं और न्यू निच तक पहुंचते हैं, नई जगह तक पहुंचते हैं। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, उसका एग्जांपल दिया हुआ है मिंट, उदाहरण के लिए मिंट। यस स्टोलन में है मिंट का एग्जांपल, स्टोलन में दिया हुआ है। यस बच्चे जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें उन चीजों को नोटिस करना है। तो सकर में नॉर्मली एग्जांपल ध्यान नहीं रखना, यदि स्टोलन मिंट में दिया हो तो मिंट मतलब स्टोलन का एग्जांपल यदि मिंट दिया है तो करना, यदि तुम्हें मिंट में ऑप्शन में स्टोलन ही ना मिले, ऑप्शन में स्टोलन दिया ही ना हो तो फिर क्या आंसर कर देना, सकर कर देना। समझ गए क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिंट किसका उदाहरण है, ऑप्शन दिया हुआ है रनर, सकर, ऑफसेट, कॉर्क। क्या आंसर करोगे? सकर करना पड़ेगा। यदि दिया हो रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट, क्या आंसर करोगे? स्टोलन करना होगा, दोनों है। स्टोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो तना ऊपर नीचे ग्रो कर रहा है उसका एग्जांपल है मिंट, इसलिए। ठीक है, ओके सर। तो सकर का एग्जांपल क्या ध्यान रखोगे? सकर का एग्जांपल ध्यान रखना क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम गुलदाउदी बोलते हैं, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल अनानास, और एक एग्जांपल बनाना भी याद रख लेना, बनाना, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, यस स्ट्रॉबेरी भी सही है बच्चे, स्ट्रॉबेरी भी सकर का एग्जांपल है। अच्छा ये टिल्लू तुमने क्या मैसेज किया है, कोचाई कांडा, ये क्या होता है टिल्लू, ये क्या क्या सर हमारे सीजी में ना उसको खाते हैं, कंद है वो भी। सर जो डायग्राम बनाए हो आप, डायग्राम बनाया। अच्छा हेलो कैसे होगा बोल, एरियल स्टेम के ऊपर में जो डायग्राम बनाया है वही है। अच्छा यस सर। तो कोचाई कांडा बोलते हैं, अरबी जैसा जो वो फूड मतलब होता है। सर उसको ज्यादा छत्तीसगढ़ी में कोचाई भोंगा भी बोलते हैं। अच्छा ओके, मुझे नया नाम पता पड़ गया। अब स्टोलन का लिखिए, स्टोलन के अंदर क्या होगा बच्चों, स्टोलन के अंदर जो मुख्य तना है वो पहले जमीन के बाहर ऊपर की तरफ ग्रो करता है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो यदि कोई तना ऊपर ऐसे जमीन के पास में ग्रो करता हो, जब ये जमीन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर बन सकती है जड़ें और ऊपर निकल सकती है नए नए शाखा, नया पादप, तो इसे बोलेंगे हम स्टोलन। ठीक है, और स्टोलन का एग्जांपल ध्यान रखना, मिंट, जैस्मिन, मिंट, जैस्मिन, वेलिस्नेरिया जो है वो भी स्टोलन का एग्जांपल होता है, वेलिस्नेरिया। ठीक है, ये स्टोलन के कुछ एग्जांपल। और ऑफसेट, ऑफसेट बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ऑफसेट जो है इक्वेटिव, ऑफसेट जो है वो देखने को मिलता है इक्वेटिव।
कि आइकॉर्निया है या पिस्टिया है तो उनके अंदर सिंगल इंटरनोड लॉन्ग स्टेम होता है, कुछ इस तरीके का स्टेम इंटरनोड है, यहाँ पर एक नोड मान लो और यहाँ पर एक नोड। तो इस नोड में से क्या होता है, बहुत सारे लीव जो है वो ओरिजिनेट होते हैं गुच्छों में, टफ्ट ऑफ लीव, और बंच ऑफ लीव जो है वो नोड के ऊपर प्रेजेंट होगा, और नीचे की तरफ जड़ पानी में रूट। तो ये जो स्टेम है इसका वो क्या है, ऑफसेट है। ये स्टोलम था, ये ऑफसेट है। ऑफसेट का एग्जांपल बता सकते हो क्या? वाटर एरियन। आइकॉर्निया। तो ओपनशिया भी इसी में आता है क्या? पिस्टिया। ओपनशिया जो है वो तो एरियल स्टेम है जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। ओपनशिया का मतलब होता है कैक्टस, नागफनी। वाटर एरियन। वाटर हाइसिंथ जो है वो आइकॉर्निया को ही बोलते हैं। हाँ, हाइसिंथ सर। यस सर। जो वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया है, इससे क्या टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं क्या? बंगाल। यस सर। यस सर, बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक भी बोलते हैं क्या? यस सर बोलते हैं। तो बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं। वाटर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम कर देता है, सर वो फिशेस ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड फिशेस डेड हो जाते हैं। फिशेस डेड हो जाते हैं। ऑक्सीजन कम करता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो तुम्हें पता है उसके अलावा रियल कंसेप्ट सुनो। क्या होता है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन बनाता कौन है? पानी के अंदर ऑक्सीजन कौन बनाता है? हमेशा रहता है क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन? कि कोई है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है बार बार फिशेस के लिए या एक्वेटिक प्लांट के लिए? पौधे। यस सर, एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, या फिर एल्गी, सबसे ज्यादा तो एल्गी। यस सर। अब क्या किया, अब ये आइकॉर्निया उसके ऊपर ग्रो करने लगे और आइकॉर्निया ने पूरी की पूरी एक परत बना दी, एक लेयर बना दी, पूरा एक लेयर बना दी। होता है ना कई बार तुमने देखा होगा जो तालाब होते हैं जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ऐसी जगहों पे क्या होता है, आइकॉर्निया की पूरी लेयर बन जाती है। यस सर। यस सर। उस लेयर ने क्या किया, जो लाइट ऊपर से आ रही थी उस लाइट को रोक लिया, यहाँ पर रोक लिया, अंदर नहीं जा पा रहा है। एल्गी का है अंदर। यस सर। जो डूबे हुए प्लांट है वो का है अंदर, लेकिन लाइट तो अंदर जा ही नहीं पा रही। क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस रुक गया, फोटोसिंथेसिस भी रुकेगा। सही बात है। एल्गी मर गए, जो सबमर्ज प्लांट थे वो भी मर गए। अब ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कोई नहीं, कोई बचा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला कोई बचा नहीं। ऑक्सीजन खत्म करने वाले कौन है? ये खुद, इसकी जड़ें खुद ऑक्सीजन लेंगी। आइकॉर्निया की जड़ें खुद भी ऑक्सीजन लेंगी, और क्योंकि रूट तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है तो रूट को तो वहां से ऑक्सीजन चाहिए, तो रूट जो है वो अपना ऑक्सीजन खुद ले लेगी। जो फिशेस हैं या जो एनिमल्स एक्वेटिक हैं उन्होंने वहां से ऑक्सीजन ले लिया। अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन हो जाएगा खत्म, और ऑक्सीजन खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, जितने भी एनिमल्स थे, जीव जंतु है उन लोग मर जाएंगे। फिशेस, एक्वाटिक एनिमल्स सबकी डेथ हो जाएगी। डेड हो जाएगी। बंगाल में तो तुमको पता ही है मछली ज्यादा खाते हैं, माछ भात चलता है मेनली। लोगों के जो वहां पे बंगाल में तालाब होते हैं, उन तालाबों में मछलियां पाली जाती है, या मछली वहां पर रेस करते हैं और मछलियां बेचते हैं, अपना पैसे कमाते हैं, खुद खाते हैं सब कुछ। लेकिन यदि उसके ऊपर पूरी लेयर बन गई, इसके चक्कर में एक्वेटिक प्लांट्स मर गए, एल्गी मर गई, ऑक्सीजन कम हो गई, इसने भी ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया वहां से, तो बेचारी मछलियां मर जाएंगी। तो क्या होगा, वो जो तालाब होगा वो भयानक पॉल्यूट हो जाएगा। वहां से यदि कोई गुजर भी रहा होगा तो उसे क्या आएगी, बदबू आएगी। ऐसे लेक को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉफिकेटेड लेक। क्या हो गया उस झील का या उस तालाब का? सुपोषण हो गया। सुपोषण हो गया। तो समझ में, तो आइकॉर्निया का रोल क्या है वो समझ में आया आप तुमको? नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है कि आइकॉर्निया ने सारा ऑक्सीजन खींच लिया, लेकिन आइकॉर्निया ने एग्जैक्टली क्या किया, आइकॉर्निया ने लाइट को अंदर जाने से रोका। ऑक्सीजन तो खींचा ही,
लेकिन लाइट को अंदर जाने से रोका, जिसकी वजह से वहां पर जो अंदर एल्गी वगैरह उग रहे थे और जो भी सबमर्ज प्लांट्स वगैरह थे वो सब मर गया, ऑक्सीजन भरना बंद हो गई, सिर्फ खत्म ही खत्म हो रहा है। तो एनिमल्स के लिए बचेगा नहीं, फिशेस के लिए बचेगा नहीं, मर जाएंगे। झील जो है वो प्रदूषित हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, और इस तरीके से वो सारी मछलियां मर जाएंगी। बेचारे बंगाल के लोगों को बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी। तो आखिर ये ऐसा प्लांट उगाया क्यों उन्होंने? सर सुंदरता के लिए, बाहर से आया है ये। Shape of leaves and flowers. सुंदर था इसलिए उसको इंपोर्ट किया गया था बाहर से। एक्सोटिक स्पीसीज है, बाहर से लेके आए, देखने में सुंदर लग रहा था, व्हाइट कलर के सुंदर से फ्लावर होते हैं, लगा कि अच्छा सा प्लांट तो है, उगा देते हैं, लेकिन पता पड़ा ये तो खतरनाक निकल गया। कई बार जो एक्सोजीनस स्पीसीज होती है, बाहर से लाई हुई एक्सोटिक स्पीसीज होती है, वो एक्सोटिक स्पीसीज कई बार डेंजर हो सकती है, वहां के लोकल जो भी नेटिव स्पीसीज है उनके लिए थ्रेट हो सकता है। ये तुम पढ़ोगे इकोलॉजी वाले चैप्टर में, ठीक है? ओके सर। एग्जांपल क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों का? यस सर। एग्जांपल, स्टेम के एग्जांपल और लीफ का एग्जांपल। That is why और वर्ण के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। एग्जांपल बता सकते हो? ब्रायोफाइलम। बायोफाइलम हिंदी में बायोफाइलम तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर। बिग्नोनिया भी ऐसा। एग्जांपल रह गया, तो बात नहीं कर लेते पहले, फिर हिंदी वाला देख लेते हैं। उसके अलावा बिग्नोनिया एक तो बच्चा बोल रहा है तो वो भी ठीक है। एक कॉलेंचॉय ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कॉलेंचॉय ऑर्नामेंटल प्लांट से ब्रायोफिलम, कॉलेंचॉय, और एक और भी ध्यान रखना, एडियंटम। कौन है ये एडियंटम? एडियंटम को हम बोलते हैं वॉकिंग फर्न, घुमक्कड़ फर्न, वॉकिंग फर्न। ये तीन एग्जांपल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एरियल स्टेम का भी एग्जांपल जो है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। एरियल स्टेम का एक एग्जांपल हमने पहले ही बात कर ली थी, कुछ बच्चे बोल चुके थे शुगर केन, गन्ना जो है उसके अंदर स्टेम जो है एरियल स्टेम है। मान लो ये एरियल स्टेम है, इसका ये नोड है, इस नोड के ऊपर तुमने देखा होगा कि एक ऐसा गिटान जैसा होता है, ये बड है इसका, और इससे क्या हो सकता है? इससे न्यू प्लांट जो है वो डेवलप हो सकता है। ये सॉइल के कांटेक्ट में आ जाए, न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, ठीक है? तो एरियल स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। और ओपनशिया में भी एरियल स्टेम जो है उसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है। ओपनशिया जो है वो कैक्टस होता है, ऐसा जो प्लांट देखा होगा तुमने, इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं। एलोकेट के एग्जांपल में भी पढ़ते हो तुम इसे, तो इनके ऊपर जो बड होते हैं उससे भी न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। सर उगा दे तो नया प्लांट बन जाएगा। हाँ बच्चे। सर ब्रायोफिलम के बाद क्या लिखा है? दो एग्जांपल्स और दूसरा एग्जांपल है कैलेंचॉय, KALANCHOE, कैलेंचॉय। सर इसको इसी बोलते हैं। कैलेंचॉय जो है वो भी यही बोलते हैं, और वो भी ना ऑर्नामेंटल प्लांट है। कई बार लोग अपने घरों में गमलों में उगाते हैं इसको। एडियंटम जो है वो इसके बाद में बल्ब, नेक्स्ट इसको बल्ब दे। बल्ब जो होता है वो क्या होता है? वो मोटा सा बड है, बड जो है लेकिन थोड़ा मोटा सा फ्लैशी बड होता है, फ्लैशी bud that helps in vegetative propagation. फ्लैशी बड है तो vegetative propagation में हेल्प करता है, उसे हम बोल देते हैं बल्बिल। इसके एग्जांपल जरूर से ध्यान रखना अपने आंसर।
अगेव अगेव के अंदर जो बल्बिल होता है वो कहाँ पर होता है? फ्लावर के ऊपर, फ्लोरल बल्बिल। अगेव के अलावा ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस में कहाँ पर होता है? रूट के ऊपर, रूट बल्बिल। एक एग्जांपल ध्यान रखना, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया लीफ पे होता है, लीफ बल्बिल, लीफ के एक्साइड है। तो तीन एग्जांपल ध्यान रखना, अगेव, ऑक्सैलिस और डायोस्कोरिया, ये तीन जो है वो बल्बिल के एग्जांपल है। अपने एनसीईआरटी में अगेव का एग्जांपल दिया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तुम देखोगे। और ये 2020 में आया था सर। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक में हर एक एग्जांपल, हर एक पॉइंट बहुत आसान है। देखो बायोलॉजी बहुत आसान है, यदि तुम्हें टीचर अच्छा मिल जाए ना, जो तुम्हें चीजें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और समझा के पढ़ा दे, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कोई चीज ऐसी नहीं लगेगी जो लगेगा कि अरे ये तो क्या है, ये तो समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है, समझाने वाला होना चाहिए। और उसमें भी ये चीज ऐसी है जो एक बार टीचर ने समझा दी, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दिया, तो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस होगा क्या, तुम मिस्टेक करोगे। यदि यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना, और यदि तुमने बहुत ध्यान से चीजों को रिलेट करके नहीं पढ़ा हुआ है, तो कंफ्यूज करके, जो रटने वाले बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक कर देते हैं, रनर सर्कल में मिस्टेक कर देते हैं, ऑफसेट का एग्जांपल इधर उधर कर देंगे। लेकिन जब पूरी पिक्चर समझी हुई है, सारी बातें उसके रिलेटेड समझी हुई है, तब मिस्टेक नहीं होगी। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा रिलेट करके ढंग से पढ़ना। और मैंने तुम्हें पहले भी बोला, किसी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में तुम्हें डाउट लगता हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे हम समझें इसको, तो जरूर से इंटरनेट पे एटलीस्ट इमेज जो है वो देखो, कैसा दिखता है। सर ये वर्ड के बाद हिंदी में क्या है? एक बार और बताइए ना। क्या चीज, क्या बताऊं बच्चे, बोलो। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑक्सैलिस के नीचे क्या लिखा है? अगेव के नीचे लिखा है ऑक्सैलिस। अगेव, ऑक्सैलिस और डायोस्कोरिया, ये तीनों के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल बड है उससे ज्यादा बड़ा और फ्लैशी बड होता है, मोटा सा बड। सर ये क्या लिखे है, बल्बिल का कुछ डेफिनेशन लिखे है ना? हाँ, बल्बिल के बारे में लिखा है, फ्लैशी बर्ड दैट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन में मदद करने के लिए मोटा फूला हुआ कलिका जो होता है उसे हम बल्बिल बोलते हैं। मोटा फूला हुआ कलिका जो है उसे बल्बिल बोलते हैं। सर हाँ बच्चे। सर एग्जाम में साइंटिफिक नेम आएगा कि ऐसी सर नॉर्मल नेम आएगा? देखो एग्जाम में जो भी नाम हम लिख रहे हैं ना वही आएगा। हम साइंटिफिक नेम कहाँ लिख रहे हैं, बहुत रेयरली किसी का साइंटिफिक नेम यदि इंपॉर्टेंट है ना तो ही लिख रहा हूँ, अदरवाइज यही अगेव ही आएगा लिखा हुआ, ऑक्सैलिस ही आएगा, डायोस्कोरिया ही आएगा, है ना। किसी का यदि साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है ना तो मैंने उसका साइंटिफिक नेम लिखा, अदरवाइज नहीं लिखा मैंने, है ना। यस सर। साइंटिफिक नेम तो मेनली मैं तुम्हें मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा, जब मैं मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ ना तब मैं तुम्हें बहुत सारे साइंटिफिक नेम बताऊंगा, बट अभी तो हम बहुत ज्यादा साइंटिफिक नेम के पीछे नहीं पढ़ रहे। सर हाँ बच्चे, हमारे एग्जाम्स तो मई में ही होंगे ना? क्या तुम्हारे एग्जाम का मई में ही होगा? क्या तुम्हारा एग्जाम बच्चे? एग्जाम मई में कब होगा सर? अच्छा, तुम्हारा एग्जाम मई में होगा कि नहीं ये पूछ रहे हो। देखो मई में होने के चांसेस बहुत कम है, एग्जाम मई में होने के चांसेस बहुत कम है, कम से कम 1 महीना तो डिले होगा ही होगा। सर तो वो यूट्यूब में तो ऐसे ही आता है कि ये ऐसे आता रहता है, पता है रीजन भी इनकी बोर्ड का एग्जाम डिले है ना, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो आ गया कि भाई बोर्ड का एग्जाम डिले होगा, यदि बोर्ड का एग्जाम डिले होगा तो उसके रेस्पेक्ट में ये भी जरूर से डिले होंगे। बट तुम ये मान के चलो कि हमें तो मई के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को रखना है, फिर आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। बट मुझे मेरा जो सोच है अभी वो यही है कि सारे के सारे, क्योंकि क्या होता था अब नवंबर दिसंबर तक तो फॉर्म निकल जाते थे, अब क्या हो रहा है, अब फॉर्म निकलना तो दूर, अभी तो काउंसलिंग ही होगी दिसंबर तक, है कि नहीं। तो फिर जब वो डिले होगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, डिले होंगी चीजें। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि 2 मई को होगा या कुछ भी होगा, वो ऐसे ही फर्जी कोई डाल देते हैं। सर
सिलेबस का टेंशन हो रहा है, टाइम पे सर कवर हो सिलेबस पाएगा? हाँ सर। सिलेबस देखो क्या होता है ना, अभी एक बार तुम ना कैच करने लग जाओगे ना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ पढ़ने का, वो तरीका तुम कैच करने लग जाओगे ना, तो फिर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी स्टार्टिंग में एक दो चैप्टर जो है वो मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चे को वो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कम पढ़ाऊंगा वो कम पढ़ लेगा। मैं भी तुम्हें फास्ट पढ़ा दूंगा, चीजें डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ही पढ़ लोगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो मैं अभी एक दो चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमको वो सीखना है कि जहां पर तुम्हें चीजों की डिटेल में जाना है, उनको रिपीट करना है 2 से 3 बार। अब क्या होगा, अभी तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो तुम बोलते हो 10 बार बोलते हो कि सर 10 बार बता दो, तो 10 बार बताता हूँ तुमको, हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करूंगा, क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन तुम्हारा पढ़ने का तरीका फिर भी यही रहेगा, तुम्हारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा, जब तुम पढ़ोगे तो चीजों को लिख के, रिपीट करके, चीजों को समझ के उस तरीके से पढ़ो, है ना। एनिमल किंगडम बहुत सारा है, बिल्कुल सही बात है, एनिमल किंगडम बहुत सारा है, लेकिन एनिमल किंगडम में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेनली क्या करना है हमको, तो मेनली जो कैरेक्टर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, वही देखने होंगे। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है वहां पे। कई बार क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली क्लास में पढ़ाते हैं, टाइम बहुत होता है, तो एनिमल किंगडम को पढ़ाने में 20-20, 25-25 लेक्चर ले लेते हैं। लेकिन अभी अपने पास टाइम कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को ओरिएंटेड मान करके उस हिसाब से ही पढ़ेंगे, और उस हिसाब से चीजों को जितनी पूछी जाती है वो सारी इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्ती आगे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो उस सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। स्पीड में और बढ़ाऊंगा अभी। अभी स्टार्टिंग में तुम एक बार ये समझ लो कि पढ़ना कैसे है। ओके सर, यही पढ़ना पड़ेगा, स्पीड कम ज्यादा मैं करूंगा, तुमको तो इसी स्पीड से चलना होगा, यानी तुमको घर पे ज्यादा टाइम देना होगा, ठीक है ना। चलो आज का टाइम तो अपना हो गया, ठीक है। इसके बाद में इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा तुम लोग क्विकली रेस्पॉन्ड करते जाओगे ना कि ठीक है सर, आगे समझ में आगे बढ़ जाओ, तो फिर हम ना थोड़ा और जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो तुम लोग ना थोड़ा सा, जैसे एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, समझ में आ रहा था, तो ओके लिख दिया करो सर ओके, अभी हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो ओके सर, है ना, इतना अच्छे से करके ना, फिर हम ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। ओके सर, गुड थैंक नाइट यू, सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय सर।